नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं आपका फैसला। 4 राज्यों के मतदाता का फैसला सामने आ रहा है। हिंदी भाषी बेल्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भाजपा का कब्जा और तेलंगाना में कांग्रेस ने पहली बार वहां फतेह किया है जब वो अलग राज्य बना है। तो चले हम चर्चा करेंगे। दिन भर से तमाम रिजल्ट्स को हम आप तक पहुंचाते रहे। राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार को जयपुर में कॉल की गई है, जिसमें हार के कारणों पर विचार होगा और भी जो पहलू हैं उनको लेकर के चर्चा की जाएगी। बीजेपी की ओर से पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि विधायक दल की बैठक, लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है कि 4 तारीख को भाजपा के जीते हुए विधायकों को जयपुर बुलाया गया है और वो यहां पर बैठक होगी। बैठक के बाद में संसदीय बोर्ड में आस्था व्यक्त की जा सकती है। जो एक ट्रेन चला है वहां से तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन हो। सरकार बीजेपी की बनेगी, इसमें कहीं को संदेह नहीं, लेकिन आपकी सबकी निगाहें टिकी हुई कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या वसुंधरा राजे तीसरी पारी खेलेंगी या फिर कोई और चेहरा होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चले हम तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करेंगे। चारों राज्यों को भी हम कोट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ब्रजेश शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रुपेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ भाजपा से हैं, अरुण शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। ब्रजेश जी, तस्वीर साफ हो चुकी है, कहीं कोई लगता नहीं है। और तीनों हिंदूभाषी जो राज्य हैं वहां पे अगर बात करें तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस से बीजेपी ने सत्ता छीनी है, यानी कि जो जनादेश है वो उनके पक्ष में गया है। और मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट की है। तेलंगाना में अगर हम बात करें तो वहां कांग्रेस के लिए राहत की खबर कही जा सकती है, वहां केसीआर को रोक दिया है। तो इस पूरे चुनाव परिणाम को अगर हम देखें तो क्या लगता है आपको, क्योंकि ये वो परिणाम सामने हैं जब अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, तो अभी क्या लगता है आपको, कांग्रेस यहाँ पे काफी कमजोर कही जा सकती है? देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट करूं कि कांग्रेस कमजोर तो है, लेकिन इतनी कमजोर नहीं है कि वो बिल्कुल एक सिरे पर पहुंच जाए। जी, कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कांग्रेस को अपने आप को टटोलने की जरूरत है। कांग्रेस को अपनी कमियों को ढूंढने की जरूरत है। कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि वो किन कारणों से और किन वजह से वो रही है, इसकी वजह क्या रही है। कांग्रेस में क्या ज़्यादा गुटबाजी रही है या कांग्रेस उन कामों को नहीं कर पाई जो उसने घोषणाएं की थी। अब मैं आपको एक एक राज्य की बात करता हूँ। राजस्थान में अशोक गहलोत ने जितनी घोषणाएं की, उन घोषणाओं का उसने अमल भी शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस हारी क्यों? कांग्रेस के हारने का कारण था यहाँ के जो मंत्री थे उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी, सरकार के खिलाफ नाराजगी। सरकार में जो मंत्री बैठे होते हैं उनके खिलाफ जब लोग नाराज होते हैं तो उसका असर पूरी पार्टी पर पड़ता है, और यही हुआ। आप देखिए, जितने 29 मिनिस्टर्स में से 17 मंत्री इनके हार गए, तो 17 मंत्री हारना एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि सरकार के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर था। रही बात दूसरी छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में भी स्थिति कांग्रेस की यही रही। कांग्रेस उतना परफॉर्म नहीं कर पाई या अपने आप को वो जनता के बीच पैठ नहीं बना पाई जो देनी चाहिए थी। और रही आपके मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो बिल्कुल उम्मीद में थी कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन वो सरकार इसलिए नहीं बना पाई कि भारतीय जनता पार्टी की ने जितना काम वहाँ मध्य प्रदेश में किया वो बहुत बढ़िया काम उनके हिसाब से रहा। दूसरा एक फैक्टर मैंने अभी बताया था कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। कैसा ध्रुवीकरण हुआ है? वैसा ध्रुवीकरण ऐसा हुआ है कि राजस्थान में जहां आप वोटों की जब परसेंटेज की बात करते हैं तो 3% वोट टिल्ट हुआ है, जो वो बीजेपी की तरफ गया है। कांग्रेस का 3% वोट खिसकना उसकी सीटों को कम कर गया है। ठीक स्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की वोट परसेंटेज डाउन हुआ है और मध्य प्रदेश में उससे और डाउन हुआ है। तो इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को सेटबैक लगा है, और इसका लगने का एक कारण, मुख्य जो कारण है वो ये कि कांग्रेस जितना काम कांग्रेस को करना चाहिए था या जितना पब्लिक के बीच में लोगों को अपनी पैठ बनानी चाहिए थी, या इसको ये कह दें कि कांग्रेस की जितनी पैठ थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई है या वो कम हो गई है। इस कम होने का फायदा बीजेपी को मिला है। बिल्कुल। देखिए, वोट जब आपके पास से छिटक करके जाता है
यानी कि एक विकल्प सामने दिखाई देता है, वो आपके पास से निकल जाता है और दूसरे के कहीं पे खेमे में चला जाता है। लेकिन एक राहत की बात राजस्थान के लिए मुझे जो लगता है यह है कि आज भी दो पार्टियों में ही आस्था व्यक्त की है। व्यक्तिगत रिलेशन के हिसाब से या क्षेत्र विशेष में अगर कोई विधायक अपना दमखम रखता है, वो निर्दलीय या दूसरी पार्टी के बैनर पे जीत के आए। आज भी अगर आंकड़े देखें तो या तो बीजेपी को लोगों ने लाइक किया है या फिर कांग्रेस को किया, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें। इसी तरह से मध्य प्रदेश का रिजल्ट देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन तेलंगाना में वहां पे बीजेपी इंप्रूव जरूर किया है, लेकिन विकल्प के रूप में आज भी वहां पे बीआरएस और कांग्रेस के पास ही लोगों के जो राजस्थान में स्थितियां बनी वही वहां पे बनी है। मैं जाना चाहूंगा रुपेंद्र जी के पास में। रुपेंद्र जी, क्या लगता है पूरा ओवरऑल हम रिजल्ट की बात करें तो क्या ऐसा मैजिक चला कि जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है चेहरे के नाम पे नरेंद्र मोदी थे, तीनों राज्यों में चर्चा उन्हीं के नाम पे रही है, तो ये कह सकते हैं कि मोदी का मैजिक है जिसका परिणाम है सामने? बिल्कुल, वाकई में मोदी जी का मैजिक चला है और राजस्थान में नहीं पूरे सभी राज्यों में चला है। और आप मोटा मोटा इसे देख करके चलें कि ये लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल का परिणाम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आपके सामने है। तेलंगाना में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई है। मोदी जो मैजिक चला है, मोदी जी के चेहरे पे हमने जो चुनाव लड़ा है, नो डाउट जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है। और जो नारा दिया भाजपा ने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जनता ने उसमें विश्वास व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तीनों राज्यों में बनने जा रही है। जी अरुण जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जी, क्या कहेंगे चार राज्यों के जो चुनाव परिणाम सामने हैं उन पे? देखिए, एक तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की इन 3 राज्यों में जीत हुई है, उस ढोल, नगाड़े और शहनाई की आवाज़ के बीच पूरी चर्चा करना तो आज ठीक नहीं है। लेकिन जीत होती है और मैं अपने दोस्त को भी यहाँ बधाई देता हूँ और बीजेपी पूरी यूनिट को बधाई देता हूँ। देखिए, अब ये स्पष्ट हो गया है कि एक पैटर्न भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया है कि हमारा जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सिर्फ वो उनको देखिए, वो खुद भी कहते हैं आप मुझे देखिए, मुझे वोट दीजिए, बाकी कौन उम्मीदवार है, कौन क्षत्रप नेता हैं, वो चाहे शिवराज जी चौहान का उदाहरण ले लीजिए या वसुंधरा जी का ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, आप रमन सिंह का ले लीजिए। अब ये क्लियर पैटर्न सेट कर दिया है उन्होंने कि आप तो मुझे देखिए और वोट दीजिए। तो अच्छा, दैट इज़ वर्किंग। अब वो काम कर रहा है, ये तीनों राज्यों के चुनावों के नतीजे बताते हैं। राजस्थान में अगर हम दूसरे 2 प्रदेशों की हालत देखें तो मैं एक बात स्पष्ट समझ सका हूँ, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, कि एक तो टोटली बाइपोलर राज्य है अब भी हमारा। हर बार यहाँ कुछ छोटी पार्टियाँ एंटर करने की कोशिश करती हैं, पर ऐतिहासिक तौर पे साफ नज़र आता है कि ये बाइपोलर स्टेट है। और एक जो पिछले 25-30 साल से रिवाज अपना लिया है हर 5 साल बाद सरकार बदलने का, मुझे नहीं पता, जनता जनार्दन वो एक रिवाज बन गई है 1993। कह रहा हूँ ना, जनता जनार्दन सर्वोपरि है। लेकिन क्या ये उचित है और क्या ये भविष्य की सरकारों को ठीक से मैसेज देता है ये पैटर्न? क्योंकि मुझे याद है, आप लोगों भी हमेशा सर्किल में रहते हैं, पिछली बार भी जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो उनके किसी एमएलए ने कहा कि साहब हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई काम करवाने और काम करने वाले सामने वाले बंगले में हैं। मतलब उनका इशारा अशोक गहलोत जी की तरफ था जो उस समय अपोजिशन पार्टी में है। तो आप कई बार ये मैसेज भी देते हो कि योजनाओं का, काम का कोई बात नहीं, हमने तो डिसाइड कर रखा है हर 5 साल बाद हम बदलेंगे। फिर भी कांग्रेस ने और स्पेशली मुख्यमंत्री ने, मैं ये कहने में गुरेज नहीं करूंगा, एक योद्धा की तरह पिछले 4.5 साल ये लड़ाई लड़ी है। उसमें काफ़ी बाधाएं थी, एक नेचुरल कैलेमिटीज़ कह लीजिए आप, कोरोना वायरस करीब 2 साल चला जिसमें
न केवल प्रदेश की, पूरे देश की प्राथमिकताएं बदल के रह गई थी। लोगों को रक्षा करना, उनका जीवन बचाना पहली प्राथमिकता थी, और कुछ राजनीतिक गतिविधियां भी इस बीच चली जिसमें सरकार थोड़ी पीरियड के लिए अस्थिर भी लगी। उसके बावजूद जो काम की एक बॉडी खड़ी की गई है, जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याण की पॉलिसीज हैं, उसमें उनने कोई कसर नहीं रखी। और उसके बाद भी अगर ये 20-30 सीटों का फासला बीजेपी और कांग्रेस में है तो हमें स्वीकार है, और हम तो राजस्थान की जनता को शुभकामनाएं देंगे कि आने वाला। अरुण जी, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सोचा था कांग्रेस ने कि ये स्थिति बन सकती है? देखिए, किसी ने नहीं सोचा था। आप सारे आप कहेंगे तुमने तो राजस्थान का भी नहीं सोचा था। सारे एग्जिट पोल उठा के देख लीजिए। नहीं, राजस्थान के लिए तो फिर भी राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ कांटे की टक्कर है। बाकी 9 के 9 एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ को तो क्लियर केस बताते थे कि कांग्रेस वहां जीतेगी, और मध्य प्रदेश का भी यही सीन था। अक्टूबर तक ये माहौल था कि ये सरकार बदलेगी। लेकिन मैं हमारे बड़े भाई की बात को एंडोर्स करता हूं। एक कांग्रेस में जो वीकनेस है वो जो लास्ट माइल की फाइट है, आखिरी क्षणों में जो आखिरी माइल पार करने की जो फाइट की स्पिरिट है, उसमें बीजेपी का तो मुकाबला नहीं। मतलब हारी हुई बाजियां जो साफ सारी दुनिया कह रही है, मीडिया कह रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते, हर तरीके की कोशिश करते हैं। हमने राजस्थान के प्रचार में उनको कितने गेर बदलते देखा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे जान लगा दी। वो कहीं से भी, मतलब उसमें आतंकवादी हत्या का जिक्र था, कन्हैया लाल जी का, जिसके हत्यारों को 3 घंटे में राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा, अगले दिन NIA को सौंप दिया। अगर फांसी भी दी जानी है तो वहां से दी जानी है, लेकिन वो चल गया। और यहाँ बाकायदा ध्रुवीकरण की भी कोशिश की, घेर बदले गए। मैं कह रहा हूँ ना, बार बार भ्रष्टाचार, एक लाल डायरी काफी प्रचलित रही, वो मतलब बिल्कुल फुस पटाखा था, लेकिन उसको भी एक लेवल पे ले आए वो। जबकि कौन सी लाल डायरी है, किसने पढ़ी है, किसने देखी है, इतने महाबली सरकार के सामने जो ED CBI डेली बेसिस पे भेज रहे थे, ऐसा हो सकता है क्या ऐसा कुछ हुआ हो और अब तक हम जेल में नहीं गए हैं कांग्रेस के नेता? लेकिन वो राजेंद्र गुढ़ा भी चुनाव हार गए, लाल डायरी के जो सूत्रधार रहे कि जो पब्लिक डोमेन में लाल डायरी आई। नहीं, लेकिन बीच में वो आदर्श पुरुष थे भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 महीने में, क्योंकि उनने ये भी कहा था कि ये इतने MLA आएंगे कांग्रेस के कि एक फॉर्च्यूनर में बैठ जाएंगे। तो मैं उसके बाद हर डिबेट में हर प्रवक्ता को कहते सुनता था कि आपका तो खुद का मिनिस्टर कह रहे हैं एक फॉर्च्यूनर के लायक विधायक आएंगे। मुझे खुशी है, फॉर्च्यूनर तो जाएंगी, पर शायद 7, 8 या 2 वोल्वो बस रेस्पेक्टेबल। खैर चलिए, लेकिन कई कयास लगाए जा रहे थे कि एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर, चॉपर ये खड़े कर रखे हैं, गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी, कौन किसको झपट्टा मारेगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान में वो स्थितियां बिल्कुल नहीं बनने वाली है। ना ही किसी सरकार को कोई खतरा है कि अगले 5 साल में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी के साथ में सरकार बन रही है। किसी को जुड़ना है तो वो जुड़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को किसी तरह की वापो की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अब बीजेपी का अपना एजेंडा है कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाती है। मैं ब्रजेश जी के पास में जाना चाहूंगा। ब्रजेश जी, बड़ी रोचक आंकड़े साथ में आ रहे हैं। 17 मंत्री गहलोत सरकार के चुनाव हार गए हैं। 5 वो तीर्थ यात्री जो हाथी की सवारी से हाथ के कुंबे में गए थे, 5 को टिकट दिया गया। गए तो 6 थे, लेकिन 5 में से 4 को कांग्रेस ने टिकट दिया। एक राजेंद्र गुढ़ा समय से पहले ही वो शिवसेना का दामन थाम चुके थे। उनका राजस्थान में शिवसेना का क्या उनका अपना सोच था, वो खुद ही जान सकते हैं। तो 6 में से 5 चुनाव हार चुके हैं, वो चाहे वाजिब अली हो, चाहे लाखन मीना हो, या फिर खैरिया हो, जोगेंद्र सिंह अमान हो, राजेंद्र गुढ़ा हो, ये सारे चुनाव हार गए हैं। मलिंगा पाला बदल करके आए थे, वो चुनाव हार गए हैं। सलाहकारों की बात करिए, देखिए आप, चाहे वो राजकुमार शर्मा हो, या फिर बाबूलाल नागर हो, या निरंजन आर्य हो, ये चुनाव हार गए। संयम लोढ़ा हो,
ये लोग चुनाव हार गए, बड़े रोचक स्थितियों में गए हैं। दिग्गजों की बात देखिए, चुनाव परिणाम की बात देखिए। ये बीजेपी की ओर आप थोड़ा सा चलिए। बीजेपी में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नाम राजेंद्र सिंह राठौड़, दूसरे नंबर पे सतीश पूनिया, रामलाल शर्मा, कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनाव इस बार हार गए हैं। ये मुझे लगता है कि पार्टी के वो फेस थे जो विधानसभा में अपना एक बड़ा वजूद रखते थे और जनता के बीच एक अपनी उनकी मजबूत लीडरशिप थी, लेकिन चुनाव हार गए हैं। प्रभारी बना करके भेजा गुजरात का रघु शर्मा जी को, वो लेकिन खुद के क्षेत्र में चुनाव हार गए। तो ये रिजल्ट, हालांकि कई बार हम देखते हैं कि हाँ, विजय बैंसला को आप ले लीजिए, वो गुर्जर समाज का सचिन पायलट को रिप्लेस करने के लिए या उनके काउंटर में बीजेपी ने तैयार किया था उनको, लेकिन उनको भेज दिया गया टोंक जिले के अंदर, लेकिन वहां से कामयाब नहीं हो पाए। हरीश मीणा वहां से वापस चुनाव जीत गए। तो ये कुछ आपको लगता है कि बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में सोचना बहुत मुश्किल था? देखिए, बात बिल्कुल सही है, परिणाम तो हमेशा चौंकाते हैं। ये जनता जनार्दन किसके पक्ष में चली जाए कुछ पता नहीं होता। लोगों को ये लगता है कि हाँ, हमने बहुत अच्छा किया और हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। अब आपने चर्चा की, किसको उम्मीद थी कि राजेंद्र राठौड़ हट जाएंगे? कि सुबह जब ये चर्चा चल रही थी तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पीछे चल रहे थे। बिल्कुल। तो जब चर्चा हुई तो उसमें कहा गया कि भाई राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हारेंगे। हमने कहा थोड़ा इंतजार करिए, देखिए, क्योंकि चुनाव में परिणाम आते आते थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद राज्यवर्धन सिंह जीत गए। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं, राजेंद्र राठौड़ शुरू से पीछे चल रहे थे। कुछ बातें राजेंद्र राठौड़ के, अब एक एक व्यक्ति का अगर देखा जाए तो अलग अलग एनालिसिस किया जाए तो राजेंद्र राठौड़ के हारने के कई कारण रहे। उन्होंने अपनी जो सीट बदली तभी लगने लगा था, वो खुद शंकित थे कि शायद मैं इस बार नहीं निकल पाऊं। बिल्कुल। क्यों? तारानगर की सीट जो है वो राजेंद्र राठौड़ मान के चलते हैं कि वो हार्ड सीट उनके लिए रही है। सतीश पूनिया अपने आप को कंफर्ट जोन में समझते थे, लेकिन सतीश पूनिया के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो इर्द गिर्द जो घेरा था, वो जो लोगों का घेरा था, उस घेरे को तोड़ पाना मुश्किल हुआ है। इसलिए लोगों का जो पहुंचना या आम जनता की वोट जो जाने थे वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। ठीक रामलाल की स्थिति, रामलाल की भी यही, मैं एक पर्टिकुलर कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी दिग्गज हारे हैं या दूसरी पार्टियों के जो लोग हारे, उनके पीछे कोई ना कोई लोकल फैक्टर और उनका अपना पर्सनल व्यवहार अवश्य रहा है। दूसरी बात, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम से या अपनी पकड़ से इलाके में पकड़ बनाई। देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जयपुर में सिविल लाइंस को देखिए, यहां प्रताप सिंह खाचरियावास मिनिस्टर थे मंत्री अशोक गहलोत सरकार में। उनके खिलाफ पहले पिछले टर्म में अरुण चतुर्वेदी थे, लेकिन अरुण चतुर्वेदी का टिकट बदल के इस बार गोपाल शर्मा को टिकट दिया गया। गोपाल शर्मा सिविल लाइन क्षेत्र से नए कैंडिडेट थे, लेकिन लोगों ने साथ दिया। इसलिए दिया साथ, लोगों का कहना यह था कि एक नया आदमी है, एक नया बंदा है, उसको हम देखें कि वो क्या करना चाहता है या क्या करेगा। मेरी सोच ऐसी है। दूसरा, आरएसएस का पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्ट करता है वो आरएसएस का साथ लगा, और इस बार भी यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जीतने के पीछे आरएसएस संगठन का हाथ होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी जगह ऐसा हुआ है, लेकिन जहां जहां भी हुआ है वहां आरएसएस अपना सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया है, और वो जो मत है वो पेटी में कन्वर्ट हुए हैं। बिल्कुल। चलिए, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फैसला, और फैसले में हम बात करेंगे अब जयपुर से राजभवन की, जहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा देने पहुंचे हैं। कि हमारे यहां पे संवैधानिक बाध्यता और परंपरा है कि जैसे ही आप जनादेश खो चुके होते हैं तो उसी दिन आपको इस्तीफा देना है, लेकिन नई सरकार का गठन जब तक होगा तब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने रहेंगे। वो ऐसा नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुर्सी खाली नहीं रह सकती, तब तक वो प्रदेश का जिम्मा संभालेंगे। जैसे ही कोई फैसला होगा, मुख्यमंत्री की ओथ होगी, उसके बाद में ये विधिवत तरीके से कार्यभार दे दिया जाता है, क्योंकि इस्तीफा गवर्नर के पास होता है। गवर्नर ही ओथ दिला करके उन्हें जिम्मा सौंपते हैं। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में
बड़ी गहमा गहमी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं और जश्न का माहौल है 3 राज्यों की सफलता पर। तो चलिए हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही हमारे अतिथि या दिल्ली से जो सिग्नल्स मिलेंगे हम आप तक वो तस्वीरें जरूर दिखाएंगे कि वहां क्या कुछ चल रहा है। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सैन भी जुड़े हैं। कुछ देर पहले ही जयपुर भाजपा कार्यालय में जब बैठक के बाद प्रमुख नेताओं की बैठक हुई, बैठक के बाद में ब्रीफिंग हुई है, उससे क्या कुछ निकल करके आ रहा है अनिल? सीपी जोशी ने ब्रीफिंग की है और ब्रीफिंग के बाद में कुछ निकल के आ रहा है कि संकेत दिए जा रहे हों कि हाँ ये मुख्यमंत्री हो सकता है या विधायक दल की बैठक होगी उसमें तय होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब होने वाली है, ऑब्जर्वर्स कब आएंगे, कुछ ऐसा आया सामने? देखिए, यहाँ से तो अगर राजस्थान के नेताओं का देख लें तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर शायद ही कोई बोल पाए। प्रदेश प्रभारी ने भी कहा कि ये तमाम जो चीज़ें हैं विधायी दल की बैठक तय करेंगे और बैठक होने के बाद में केंद्र जो तय करेगा वहीं से जो चेहरा होगा वो मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पर निकलेगा। फिलहाल सवाल भी उठते हैं और सवाल किए भी गए तो उस दौरान कमल के फूल का ही जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा पूरे कैंपेनिंग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभाओं में भी साफ तौर से कहा कि आपके सामने कमल का फूल है और उसी को वोट देना है। यही कैंपेनिंग फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को है और अब बीजेपी खेमे में तमाम चुनावी जो मसले रहे उनकी चर्चा छोड़ के ये चल रहा है कि राजस्थान के अंदर सीएम फेस कौन होना चाहिए, किस चेहरे को आगे किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले मिशन 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फोकस है कि यहाँ से 25 की 25 सीटें भाजपा के पक्ष में जाएं। तो इस मिशन को पूरा कौन कर सकता है, इस फैक्टर पर कौन समीकरण सही बैठा सकता है, ये कहीं ना कहीं टारगेट में भारतीय जनता पार्टी के है। और उसके साथ चेहरे नाम आ रहे हैं अनिल जिन पे चर्चा हो कि हाँ इन चेहरों में से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, ऐसे कोई वहां पे कोई चर्चा आई हो सामने? देखिए, अगर चेहरों की बात कर ली जाए, सीपी जोशी हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, एक सहज सरल स्वभाव के भी माने जाते हैं और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता के रूप में उनकी छवि है। और उनके नाम का अगर जिक्र कर रहे हैं तो ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में रोड शो किया हो, कई जगह जनसभा की, वहाँ पर भी जनसभाओं में एक जो नया कल्चर शुरू किया था जनसभा के बीच में से रोड शो करना, वहाँ पर अपने साथ में खड़ा रखा तो वो चेहरा था सीपी जोशी का। अपने आप में एक तरह से ये लगता है कि सीपी जोशी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय चेहरे हैं। तो ऐसे में उनका नाम कहीं ना कहीं आगे आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी पीछे नहीं है। दिल्ली से हमने देखा था कि कल जैसे संकेत मिले और तमाम जो एग्जिट पोल चल रहे थे, तमाम चर्चाएं चल रही थी, उस बीच गजेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे तो आते ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को 130 के आसपास बहुमत मिल रहा है। और ये भी दावा किया कि 130 नहीं तो स्पष्ट बहुमत बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर जरूर आ रहा है। आने के बाद में कल हमने देखा देर रात तक एनालिसिस वहाँ पर किया गया, रात को यहीं ठहरे, उसके बाद में तमाम जो मतगणना थी उसको भी देखा है कि एक सीट के फोकस वहाँ पर रखा, एनालिसिस वहाँ पर किया कि क्या अगर 100 से नीचे बहुमत का आंकड़ा होता है तो क्या कुछ स्थितियाँ वहाँ पर हो सकती हैं, क्या निर्दलियों को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर तमाम चीज़ें अलर्ट मोड पर भी रही थी। और एक चेहरा अगर देख लिया जाए, ओम बिरला का नाम भी यहाँ पर साफ तौर से आ रहा है। हालांकि कई बार चर्चा विषय होती है तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया है, एक बड़ा फेस फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास में वो है। तो ऐसे में शायद केंद्रीय नेतृत्व विश्वास करेगा तो कुछ ऐसे चेहरे को आगे डेवलप करेगा ताकि पार्टी, संगठन और आने वाले दिनों में चाहे 24 का चुनाव हो या इसके बाद में 5 साल बाद में फिर से जब राजस्थान के चुनाव हो तो यहाँ पर बीजेपी को बेनिफिट दे सके। जी बिल्कुल, बीजेपी को बेनिफिट मिल सके, एक बड़ी बात। और यहाँ पे अभी मैं एक बार वापस रुक करना चाहूँगा ब्रजेश जी की ओर। राजभवन पहुंचे अशोक गहलोत को नई बात नहीं है, ये एक हमारे यहाँ पे संवैधानिक बाध्यता के साथ साथ जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक परंपरा रही है। ब्रजेश जी, क्या लगता है आपको कि अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री के चेहरे पे टिकी हुई हैं? मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के पार्टी आला कमान को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी या सारा खाका उनकी नजर में है कि क्या करना है, सिर्फ पत्ते खोलने? नहीं, देखिए क्या है, भाजपा आला कमान ने ये तो क्लियर कट है कि बीजेपी को मेजोरिटी मिल गई। अब सवाल चीफ मिनिस्टर का है और आला कमान ने ये तय कर रखा है कि चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है। इसका उदाहरण मैं आपको एक छोटी सी बात से देता हूँ। देखिए, हरियाणा में देखिए जब चीफ मिनिस्टर बनने की बात आई तो खट्टर साहब को नया चेहरा लेके आएंगे, उत्तराखंड में नया चेहरा लेके आए, बिल्कुल, गुजरात में नया चेहरा उतार दिया उन्होंने चीफ मिनिस्टर के लिए। तो ये एक बीजेपी आला कमान अब ये सोच के चल रहा है कि उसको नई लीडरशिप डेवलप करनी है और नई लीडरशिप डेवलप करने के लिए उसको नया फेस लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इन पुराने लोगों में से ही किसी को आगे ले आए। क्यों, हो सकता है कि वो पुराने लोगों में से किसी को ले आए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अब
ये आगे की आज की सोच नहीं, अब आने वाले 10 सालों की सोच लेके चल रही है कि नेक्स्ट इलेक्शन होगा, उसके बाद का इलेक्शन होगा, हम आगे कैसे चलेंगे या आगे हमारी सोच कैसे रहेगी। तो इसलिए अब जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा उसकी सोच इतनी खुली हुई होनी चाहिए, इतना परिपक्व वो होना चाहिए कि वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को और आगे ले जा सके। इसलिए भारतीय आला कमान ऐसे किसी व्यक्ति को इस पद पर बिठाएगा अब जो जिससे उसकी ट्यूनिंग बहुत क्लियर कट साफ मिलती हुई हो। ब्रजेश जी, मैं एक बार जयपुर राजभवन का रुख करना चाहूंगा, जहां हमारे सहयोगी दशरथ सिंह इस वक्त वहां मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर पहले वहां पे उन्होंने एंटर की है राजभवन में, जो इस्तीफा देंगे। दशरथ, मुख्यमंत्री ने बात भी की है और जनता का आभार जताया है कि जो भी फैसला है मुझे स्वीकार है, हमने कोशिश की और एक अच्छे चुनाव की ओर लेकर के गए, लेकिन जनता को नहीं पसंद था तो उन्होंने नया विकल्प चुना है, इस्तीफा देने के लिए चले गए। बड़े सहज भाव के साथ में उन्होंने हार को स्वीकार भी किया है। अभी किस तरह की स्थिति है वहां पे और क्या कहना है, क्या बाहर निकल गए हैं गहलोत? देखिए, अगर बात करें मुख्यमंत्री गहलोत की, तो मुख्यमंत्री गहलोत थोड़ी देर पहले राजभवन के अंदर एंट्री की है और मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंप दिया है। कांग्रेस को जो मैंडेट मिला है वो सत्ता के करीब नहीं था, बीजेपी को मैंडेट मिला है, तो ऐसे में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले आज शाम को जैसे रिजल्ट आए थे कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे थे। वॉर रूम के अंदर पार्टी पदाधिकारियों के साथ में और जो वॉर रूम में वर्कर थे उनके साथ तो उन्होंने मुलाकात की थी, बातचीत की थी और उस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि जनता का जनादेश जो राजस्थान की जनता ने हमें दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं और नई सरकार को अग्रिम शुभकामनाएं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता के लिए हमने अनेक लोक कल्याणकारी काम किए, खासकर अलग अलग जो स्कीम्स हैं, चाहे चिरंजीवी हो, चाहे सिलेंडर योजना हो या इसके अलावा अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो, तमाम योजनाएं हमने राजस्थान में चलाई। साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकार बनाने वाली बीजेपी के समक्ष भी ये अपील की कि सरकार जब बीजेपी बनाएगी तो हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी हमारी जो योजनाएं हैं वो प्रदेश में जारी रखेंगी। तो थोड़ी देर के अंदर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर निकलने वाले हैं और बाहर निकल कर वो बातचीत कर सकते हैं। हालांकि बात करें इस पूरे रिजल्ट की, कांग्रेस ने गारंटी पे चुनाव लड़ा, 7 गारंटियां मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में मोदी की गारंटी कांग्रेस पर भारी पड़ी और कांग्रेस का जो मैंडेट है वो तकरीबन 70 सीटों के आसपास अभी आ रहा है। हालांकि कई सीटों पर अभी भी गिनती जारी है, जबकि कांग्रेस की तुलना में अगर बीजेपी के मैंडेट की बात करें तो बीजेपी 100 से पार है, 105 से ज़्यादा सीटें वो जीत चुकी है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी 11-12 सीटों पर गिनती जारी है। तो ऐसे में बीजेपी को जो जनादेश मिला, निश्चित तौर पर बीजेपी सूबे में सरकार बनाने जा रही है और इसी के मद्देनज़र कह सकते हैं मुख्यमंत्री ने जनता का जो जनादेश राजस्थान की जनता ने सरकार को दिया है। हालांकि पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी, कांग्रेस की तरफ से दावा भी किया जा रहा था कि राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा, यानी 30 साल के अंदर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की जो परिपाटी रही है वो इस बार टूटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 30 साल में जिस प्रकार की परिपाटी चली आ रही थी ठीक उसी प्रकार की परिपाटी इस बार भी जारी रही, यानी कि रिवाज नहीं बदला और एक बार फिर यहाँ पर कांग्रेस की 5 साल की जो सरकार यहाँ रही और अब वापस बीजेपी दोबारा सत्ता में लौट रही है। जी तो चलिए, दशरथ सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए थे राजभवन से, जो जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा राजभवन में जाकर के राज्यपाल कलराज मिश्र को उन्होंने सौंप दिया है। एक हमारे यहाँ पे संवैधानिक परंपरा है, एक बाध्यता है और इसी से हम चलते हैं आगे। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। यदि अगर कुर्सी पे आप ऐसे चिपक के बैठ जाएं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। राज और रिवाज, इसको लेकर के बड़ी चर्चा थी पहले से ही कि राज बदलेगा या रिवाज। हर किसी की निगाहें इसी पे टिकी हुई थी और लेकिन राज बदला, रिवाज कायम रही। मैं ब्रजेश जी के पास में जाना चाहूंगा। ब्रजेश जी, राज बदला, रिवाज कायम रही, सरकारों के मानस पटल पे कुछ असर होगा कि हर सरकार चुनी हुई जब इतना भारी भरकम कर्ज छोड़ के जाते हैं, डेवलपमेंट की स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, बेशक दूसरी पार्टियों से रेवड़ी बताती हूं लेकिन जाती जनता के खाते में है,
तो ये मान के चला जाएगा कि जनता को कितना भी दे दो लेकिन वो रिवाज में ही भरोसा करती है, तो थोड़ा विकास से पीछे हाथ खींचा जा सकता है, या इस सतत प्रक्रिया को तो आगे कोई बढ़ाएगा लेकिन इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा? देखिए, मैं एक बात कहूं योगेंद्र जी आपको, सरकारों को सोचना होगा कि ये फ्री देने की जो परंपरा है इस पर अंकुश तो लगाना पड़ेगा। आज नहीं लगेगा, आने वाले 5 साल बाद लगेगा, 10 साल बाद लगेगा, लेकिन कर्ज का बोझ आखिर आप कब तक सहेंगे? आपको ये मैं जानकारी दूं कि आज के 20 साल पहले राजस्थान के ऊपर 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। बिल्कुल। जो आज कर्जा बढ़कर के कितना हो गया? इससे 6 गुना ज्यादा हो गया। तो इससे फर्क पड़ता है। आप कर्जा लो और विकास में लगाओ, विकास के साथ साथ आप फ्री बांटने की जब परंपरा कर देते हो, निःशुल्क देने का काम, तो लोगों को आदत पड़ती है। लोग ये देखते हैं कि ये तो हमारा राइट है। राइट ये नहीं है, राइट आपका विकास है। जनता को आप जितना मुफ्त दोगे उतना लेगी, जनता को तो परेशानी नहीं है, जनता को तो फायदा है। लेकिन जनता ये देखो, आप विकास करने के बजाय जब फ्री देने की परंपरा डालेंगे तो आप कहीं से तो पैसा लाएंगे उसके लिए, और वो कर्जा लेकर के अगर आप देंगे तो ये परंपरा तो ठीक नहीं है। और ठीक नहीं है तो इसका असर क्या होगा कि अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं विकास के काम रोकने पड़ेंगे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप विकास भी करते रहें और निःशुल्क भी देते रहें। या तो आप कर्जा लेते रहे, कर्जा कब तक लेंगे? आपने ये देख लिया 5 साल हमारी सरकार है, हमने इतना कर्जा ले लिया और इसके बाद फिर ठीक है, आने वाली सरकार जाने, जितना जो होगा वो सरकार देखेगी। लेकिन इस परंपरा से सरकारों को का जो भार है अल्टीमेटली तो स्थानीय जनता पर ही पड़ता है। कर्ज किसके ऊपर बढ़ेगा? प्रति व्यक्ति के ऊपर ही पड़ेगा कर्ज, किसी और के ऊपर तो पड़ता नहीं। जब आदमी के ऊपर कर्जा पड़ेगा तो सरकार, इसका असर पड़ेगा सरकारों के ऊपर। इसलिए लिहाजा मेरी नज़र में तो ये है कि सरकारों को कर्जा नहीं लेना चाहिए। अब साथ साथ मैं आपको अभी बात थोड़ी देर पहले मेरी अधूरी रह गई थी, वो मैं बात कर दूं आपको। आप चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। मैं आपको तीनों स्टेट की बात करता हूं। देखिए, एमपी में शिवराज सिंह ने बहुत मेहनत की, वो पूरे स्टेट में घूमे। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने मेहनत की, और सिर्फ एक छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य रहा जहां डॉक्टर रमन सिंह उतने एक्टिव नहीं रहे। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी किसी को भी अपने क्लियरेंस नहीं दी कि आप हमारे फेस होंगे। इसका मैसेज क्या जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की अब सोच बदली है। चाल और चरित्र तो उसका वही है, लेकिन वो चेहरा बदलने पर लगी हुई है। और वो चेहरे कैसे होंगे? वो चेहरे लाएगी नए चेहरे जब तक नहीं आएंगे, क्यों? नया चेहरा होगा, नई सोच होगी, नया विचार होगा, कुछ करने का मादा होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उसके सोच में थोड़ा बदलाव आया है। रही बात, अब मैं इसको हटा करके मैं वापस कर्जे की बात पर आ रहा हूं। कर्जे वाली बात में ये सीधा सा हमारा संबंध विकास को ठप करने से ले जाता है। अगर हम जितना कर्जा लेंगे उतना हम उसमें से आधा भी अगर हमने विकास कार्यों की बजाय निःशुल्क बांटने में लगा दिया, लोग पब्लिक को, जो जनता को निःशुल्क ये दे दिया, वो दे दिया, ये इतना कर दिया। अच्छा, इसमें केवल राज्य सरकारें ही नहीं है, केंद्र सरकार भी शामिल है। इसलिए सरकारों को सोचना पड़ेगा, नेताओं को सोचना पड़ेगा, केंद्र को भी सोचना पड़ेगा। आज आम आदमी जो इनकम टैक्स देता है वो ये सोचने लगा कि हमारा पैसा जो हम इनकम टैक्स में देते हैं उसको आखिर आप ऐसे निःशुल्क क्यों बांट रहे हो, फ्री क्यों बांट रहे हो? उसका कहीं तो उपयोग करो, उसका कुछ तो विकास करो। और अगर ये सोच बढ़ गई और लोगों में जागरूकता आ गई तो सरकारों के लिए और नेताओं के लिए दुविधा पैदा होगी। बिल्कुल। रुपेंद्र जी, देखिए, जीत हार एक अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ पर रिवाज बन गई है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अगली बार आप भी कोशिश करेंगे कि ये रिवाज टूटे, राज कायम रहे। हर कोई कोशिश करता है, इस बार कांग्रेस ने भी कोशिश की। विकास के लिए बेशक अपोजिशन में रहकर के कुछ भी दावा किया जाए, आज आप लोगों ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान तमाम चीजों को खारिज किया। यही स्थिति कांग्रेस की थी जब वसुंधरा जी का टाइम था। लेकिन इस पे क्या वाकई राजनीतिक दलों को कुछ एनालिसिस करना चाहिए कि कहां चूक होती है कि ये रिवाज बन जाती है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस? क्योंकि पूरा वक्त, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अब आपकी पार्टी की सरकार बनेगी, एक बड़ी कमेटी बनेगी किसी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर की अध्यक्षता में कि पिछली सरकार के लास्ट के 6 महीने 1 साल के कार्य की समीक्षा करेंगे। मैं बहुत बारीक से कह रहा हूं, यही काम कांग्रेस ने भी किया। बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कमेटी बना दी, 4 मंत्री 5 मंत्री उसमें लगा दिए। हुआ क्या? फाइलों को डंप कर दिया गया। रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं है। यही राजेंद्र राठौर साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, रिजल्ट कुछ नहीं।
तो एक काम को डंप कर दिया जाता है, वो परिणाम 2 से 2.5 साल तक लग गए, कुछ नहीं आया, न आपके टाइम पे आया न इनके टाइम पे आया। कहने को उलझाने की एक व्यवस्था कर दी गई कि महत्वपूर्ण कामों की समीक्षा हो रही है, वो रिजल्ट से नहीं पहुंच पाए, ना टेंडर कंप्लीट कर पाए, ना कोई दूसरे काम हो पाए। पता लगा कि इनका रेट है बहुत ज्यादा बढ़ गई और वही से सरकार ने उस पर ठप्पा लगा करके बजट इंक्रीज और कर दिया। तो क्या वास्तव में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो हमारे यहाँ की गलत तरीके से पटक दी गई है, उन्हें तोड़ना चाहिए। लेकिन बात राज और रिवाज की पे मैं जरूर आपसे चाहूंगा। देखिए, नो डाउट इस बार राज बदला है, रिवाज नहीं बदला। अगली बार, अब आज जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता में आ रही है, तो अगली बार 5 साल बाद के लिए हम भी चाहेंगे कि राज ना बदले, रिवाज भी ना बदले। कारण क्या है कि लगातार सरकार राज नहीं बदलेगा तो ही तो रिवाज बदलेगी। रिवाज राज ना बदले, अगला जो हमारा आएगा उसके लेकर। अब तो राज बदला है, पर अगला हमारा 5 साल बाद राज ना बदले, उसके लिए जैसा आपने कहा वैसा कोई कमेटी बनाना, और दूसरे जैसे भी क्या अशोक गहलोत जी ने कहा प्रधानमंत्री जी को कि मेरी योजनाएं बंद ना करना। प्रधानमंत्री जी उनको भाषण से आश्वस्त भी किया, मन से आश्वस्त किया कि हम उनकी योजनाओं को जो कोई संशोधन करना होगा, कोई विकल्प उसमें से चुनना होगा, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त भी किया। सरकार की जो भी कोई योजनाएं रही हैं, पिछली सरकार की रही, इस सरकार की होंगी, उनको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और राज बदलने वाली बात खड़ी तब होती है जब कुछ लास्ट में, जैसा अभी बड़े भाई ब्रजेश जी ने जिक्र किया कि 4.5 साल तक कुछ नहीं दे करके लास्ट के 6 महीने में जब देने की कोशिश की जाती है, तो उस केस में हमने पिछले 3 चुनाव में जो देखा 2008, 13, 18 में, तो उसमें राज ही बदला। इसलिए इन चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी सरकार बनने पे कि उनका राज लगातार कैसे कायम रहे, वो क्या मुद्दे हों, वो क्या जनता के मसले हों, इसके लिए बाकायदा हमने सुझाव जनता से मांगे। हम जनता के बीच में गए और हमने एक नारा दिया कि सुझाव आपका, संकल्प हमारा। हमने उसको घोषणा पत्र में शामिल भी किया है उन चीज़ों को। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो चीजें अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करी है, देखिए खैर मैं रुपेंद्र जी यहाँ मैं एक बार टोकना चाहूंगा। बेशक खैर देखिए, अब आपकी सरकार बन गई है, तमाम चीजों को खारिज किया जा सकता है। आप ही के पार्टी के, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, जो मैनिफेस्टो कमेटी के 3 सदस्य, उन्होंने कहा कि इससे कमजोर मैनिफेस्टो बीजेपी का आज तक कभी नहीं देखा। यह आपके पार्टी के लोगों ने कहा। आप अकेले में कहेंगे, मैं नाम भी बता दूंगा उनका। और मैं खैर ये आज से पहले इतना कमजोर मैनिफेस्टो बीजेपी का नहीं बना, यह आपकी पार्टी के सीनियर लीडर्स का ओपिनियन था। जनता का मूड और जनादेश अलग बात है, लेकिन आप देखिए आपकी पार्टी के नेताओं के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि ममता शर्मा 25 दिन पहले आपकी पार्टी छोड़ के चली गई और मैनिफेस्टो में उसका नाम है, कमेटी में आपने लिया था। वो बात बता रहे कि हमने 500 में अशोक गहलोत ने सिलेंडर दिया तो 450 में हमने कर दिया। कांग्रेस ने और भी 50 रुपए का चूना लगा करके उसको 400 में कर दिया। तो ये जो बात की गई थी 2.5 लाख रोजगार आप दे रहे हैं सरकारी, 4 लाख कांग्रेस दे रही है। तो कंपटीशन जो चला इसमें 3 लाख लोगों का व्यूज अगर आप देखें वो बहुत समग्र होता है, उसकी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं की गई। दावा बेशक कुछ भी करे कांग्रेस, यही बीजेपी, कांग्रेस के साथ भी ये स्थिति है। कहा जा रहा है कि 1 करोड़ लोगों के हमने व्यूज लिए थे कि मिशन 2030 को लेकर के, लेकिन मुझे कहीं रिफ्लेक्ट नहीं दिखता। और बड़ी बात यह है, मैनिफेस्टो में वक्त जाया करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ना। मैनिफेस्टो आपके प्रत्याशी पढ़ते हैं और ना ही मैनिफेस्टो पब्लिक के जहन तक उतर पाता है कि गारंटियां क्या दी हैं, कोई नहीं देखता है उनको। आजकल एक ट्रेंड बदल गया है कि मैनिफेस्टो, क्योंकि राजनीतिक दलों के लिए गंभीरता की बात रही नहीं है, वो कह सकते हैं कि देखिए आज ये मैनिफेस्टो हमने जो जारी किया था इसको पहली कैबिनेट में रखा और इसी के आधार पे हम काम करेंगे। आप देखिए जनाब, जब बजट आता है तो चीजें अलग होती हैं, दूसरे टाइम पे अलग होती हैं। तो वो कोई एजेंडा नहीं रखा। और देखिए कोई बाध्यता भी नहीं है इसमें कि संविधान से कहा गया है कि आपने मैनिफेस्टो जारी किया तो बिल्कुल आप उसे अक्सर से लागू करेंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के लिए हो सकता है, आप विरोधियों के दबाव में या उनके बयानबाजी के लिए आप उनका शिकार हो सकते हैं। इससे ज्यादा कोई मैनिफेस्टो का औचित्य नहीं होता है। आपके प्रत्याशियों से फील्ड में जाकर के जब पूछा, 2 जनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की प्लीज आप इस खबर को मत चलाइएगा, हमने रोकी भी। अनिल सैन मेरे साथ बैठे हुए, 7 प्रत्याशियों से बात कराई मैंने इनसे, उनको मैनिफेस्टो की 10 चीजों का पता ही नहीं था, क्या घोषणा की है बीजेपी ने और क्या घोषणा की है कांग्रेस ने, पता ही नहीं उनको। ये सीरियसनेस है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, आपको नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। दोनों तरफ से हमने जिक्र कराया कि आपके मैनिफेस्टो जारी किया, बता दीजिए 10 क्या बड़ी चीजें पता नहीं है कि आप तो दूसरे मुद्दों पर चर्चा करो, मैनिफेस्टो का वक्त है क्या हमारे पास में इतना। खैर मैं अरुण जी आपके पास में भी आना चाहूंगा एक बार, एनालिसिस करेंगे, मंगलवार को आपकी बैठक है, लेकिन सीरियसली कांग्रेस से चर्चा करती है कि क्यों हार के कारण बने, हम क्यों हारे?
जी हाँ, जरूर। मतलब ये खाना पूर्ति की एक्सरसाइज नहीं है, और अगर खाना पूर्ति ही करनी है तो कोई लाभ भी नहीं है। फिर चर्चा तो जरूर होती है, आधे क्वेश्चंस के आंसर इनको पता होते हैं, जो भी बैठक में बैठते हैं। ऐसा नहीं है, आधे रास्ते भी लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ गलतियां हुई हैं। मैं तो मात्र प्रवक्ता हूं, फिर भी कह सकता हूं जैसे एक ग्लेरिंग मिस्टेक है कि आपको मालूम है, मीडिया भी कह रहा है कि आपके एमएलएज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या मिनिस्टर्स के। बिल्कुल। चले, समय कम है, लेकिन यहां एक बात जरूर कहनी चाहिए कि अशोक गहलोत के लिए राहत की बात है। तमाम मीडिया ने कहा और यह बात कही कि अशोक गहलोत के लिए एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज दिखाई नहीं दी और थी भी नहीं। शायद 70 सीट का आंकड़ा जो सामने दिखाई दे रहा है उसकी वजह भी यही है। लेकिन चले, राजभवन से बाहर निकल रहे हैं अशोक गहलोत। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे राजभवन से, जयपुर के राजभवन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एज ए चीफ मिनिस्टर। मुझे लगता है कि राजभवन की आखिरी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है, कानूनन सौंपा गया है, और अब उसके बाद किसी तरह की बातचीत अशोक गहलोत ने नहीं की। मीडिया के लोग उनके पीछे दौड़ते रहे, लेकिन बात नहीं की है। तो चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका फैसला में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।